बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुंच सके। तो जिस तरह आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है कि हम अस्करी बैंक को डिस्कस कर रहे हैं, तो जी हाँ, हम अस्करी बैंक के प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अस्करी बैंक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं इसका साइन बोर्ड देखा ही होगा और कभी ना कभी विज़िट भी ज़रूर किया होगा। तो अस्करी बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लोन्स हैं, जो इनके अकाउंट्स हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, तो वो सारे मैंने डिटेल में डिस्कस करके उनकी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर लिया है, ताकि आप लोगों को घर बैठे ही सारी अवेयरनेस, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी सब्सक्राइब कराइएगा। तो चलते हैं अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अस्करी एजुकेशन लोन। अस्करी एजुकेशन लोन्स का मतलब है अस्करी बैंक एजुकेशन का लोन ऑफ़र कर रहा है अपने अकाउंट होल्डर्स को। वो अकाउंट होल्डर्स जो ड्यूरिंग स्टडी हैं या जो जॉब करते हैं और साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं और उनके पास इतना स्पेस नहीं बन रहा, या जिसने कोई मतलब प्रो ग्रेजुएशन की हुई है, अब वो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं और उनके पास अमाउंट नहीं है और वो कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं, तो वो इस लोन को अवेल कर सकते हैं। ये तो हो गया वो लोग जो खुद जॉब कर रहे हैं और अवेल कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा एक और भी ऑप्शन है। अगर वालिदैन हैं और उनकी सैलरी अस्करी बैंक में क्रेडिट हो रही है, अस्करी बैंक के किसी भी अकाउंट में क्रेडिट हो रही है और उनके बच्चे एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और उनके पास उस टाइम अमाउंट नहीं है, तो उनके पेरेंट्स भी वो लोन ले के अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, उस अमाउंट को आगे यूनिवर्सिटी को डिपॉजिट करवा सकते हैं। जी हाँ, ये फैसिलिटी जो है बज़ाते ख़ुद उस बंदे के लिए है जो स्टडी भी कर रहा है और साथ में जॉब भी कर रहा है, वो भी लोन ले सकता है। एज़ वेल एज़ कोई बच्चे हैं, अगर वो एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनके वालिदैन भी ये लोन अवेल करके अपने बच्चों की स्टडी पे लगा सकते हैं। चल के थोड़ा देख लेते हैं कि इस लोन के जो हैं फ़ीचर कौन से हैं, इस प्रोडक्ट के क्या क्या फ़ीचर हैं, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले हम इसका एलिजिबल क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये फैसिलिटी जो है अवेल है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, जो बारोवर हैं वो अपने बच्चों के लिए ये लोन अवेल कर सकते हैं। उनको अलाउ होता है उनके लिए कि वो अपने बच्चों के लिए ये लोन लें और यूनिवर्सिटी को उनकी फ़ीस पे करें, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उसकी सैलरी जो है अस्करी बैंक के किसी भी अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। ठीक है, फिर स्टूडेंट के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर जो स्टूडेंट इस क्राइटेरिया पे पूरा आएगा देन वो लोन अवेल कर सकता है, उसको ये एजुकेशन लोन मिल सकता है। वो कौन कौन सा क्राइटेरिया है, वो कौन कौन से पॉइंट है, वो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो बंदा लोन ले रहा है या जिसके लिए लोन ले रहे हैं वो पाकिस्तान का नेशनैलिटी होनी चाहिए उसके पास, यानी कि पाकिस्तान की शरीयत होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे उसके बाद वैलिड CNIC होना चाहिए। अगर वो ख़ुद ले रहा है उसके पास वैलिड अपना CNIC होना चाहिए, या उनके वालिदैन में से कोई ले रहा है तो उनके पास भी वैलिड CNIC होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द लास्ट बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एग्ज़ाम, मतलब लास्ट जो उसने बोर्ड से एग्ज़ाम किया है, जो एग्ज़ाम उसने पास किया उसमें उसके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जो उसके अलावा जो आगे जिस एडमिशन के लिए उसने लोन अप्लाई किया है, जो एडमिशन लेना चाहता है, तो वो इंस्टीट्यूशन जो है HSC से रिकग्नाइज होना चाहिए, वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं और उनको मज़ीद लोन की ज़रूरत है तो वो भी इसको अवेल कर सकते हैं। उसके बाद एडमिशन के जो है हैव ए वैलिड एडमिशन इज़ एन एजुकेशनल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसमें वो लोन, ये जो मैंने अभी एजुकेशनल, टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इसमें उनका एडमिशन वैलिड कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जो उसका अगला स्टेप है उसमें यह है कि वो जो लोन ले रहा है वो डिफ़ाल्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि ECIB रिपोर्ट उसकी जो है स्टेट बैंक से ECIB रिपोर्ट आती है वो उसकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ECIB के बारे में पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं ECIB पे एक कंप्लीट वीडियो बना के आप अपलोड कर लूँगी अपने चैनल पर और आप लोगों को उसकी भी अवेयरनेस मिल जाएगी कि ECIB रिपोर्ट क्या होती है, ये कैसे ख़राब होती है, ये कैसे ठीक होती है। तो
इसको ठीक करने के लिए भी कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये हो गया इसके सारे फ़ीचर जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। ये सारे फ़ीचर पे जो बंदा पूरा उतरेगा, ये टर्म एंड कंडीशन है लोन लेने की। अच्छा, उसके बाद ये बताते हैं कि एज का क्राइटेरिया क्या है लोन के हवाले से। अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन के लिए लोन ले रहा है, क्योंकि वो जब लोन के लिए अप्लाई करेगा तो उस चीज़ को जस्टिफाई करेगा कि वो ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है या पीएचडी या एमफिल की तरफ जा रहा है। एजुकेशन जो ग्रेजुएशन करना चाह रहा है उसकी एज 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो जो स्टूडेंट होगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है तो उसकी एज 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एमबीबीएस, इंजीनियरिंग एंड पीएचडी कर रहे हैं तो उनकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज जो बारोवर होगा, अगर वो सैलरी परसेंट है, उसकी सैलरी आ रही है तो उसकी कम से कम एज 21 साल होनी चाहिए। अगर वो बारोवर नहीं है और उसके कोई पेरेंट्स लोन ले रहे हैं जिसके लिए लोन ले रहे हैं, उसकी जो एज है कम से कम 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसका रीपेमेंट का क्या तरीकाकार होगा? इसका रीपेमेंट का ये तरीकाकार है कि मंथली बेसिस के ऊपर एक इंस्टॉलमेंट होगी जो हर मंथ उसकी सैलरी से कटौती होगी। यानी कि जो उनका पेरेंट्स है जिसकी भी सैलरी इस अकाउंट में आ रही है, उसके बैंक के अकाउंट में आ रही है, और तो जो स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट बनेगी, जितना वो लोन ले रहे हैं उसकी जो स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट बनेगी वो हर मंथ उनकी सैलरी से डिडक्ट की जाएगी और वो डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी के थ्रू डायरेक्ट डेबिट कर दी जाएगी। उसके लिए कोई अलग से आपको कोई इंटीमेट नहीं दिया जाएगा, कोई एसएमएस अलर्ट नहीं भेजा जाएगा कि आपकी लोन काट रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली यकम पे जब आपकी सैलरी आएगी तो खुद ब खुद कट जाएगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो है इसका कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। इसका जो टिन्योर है, लोन का टिन्योर है, वो 1 से 5 साल के लिए है। आप 1 से 5 साल तक इस लोन को ले सकते हैं, यानी कि लोन की मुद्दत 1 से 5 साल है। इसके कोई बैंक चार्जेस नहीं है और इसकी जो ग्रेजुएशन के लिए है मैक्सिमम है 3 लाख रुपए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 लाख मिलेंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 4 लाख मिलेंगे, अगर एमबीबीएस, इंजीनियरिंग और पीएचडी कर रहे हैं तो 5 लाख मिलेंगे। ये अमाउंट सारी जो है आपको इस टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करने के बाद मिल सकती है। इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल करेंगे, उसके बाद कॉपी वैलिड CNIC की कॉपी देंगे, सैलरी स्लिप देंगे, उसके बाद 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट देंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेटर देंगे अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, प्रूफ ऑफ एडमिशन एंड एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी देंगे। अपना अप्लाई करने का यही तरीका होता है कि आप अपने किसी भी नियरेस्ट अस्करी बैंक की ब्रांच में चले जाएं और उनसे कह दें कि हम अस्करी एजुकेशन लोन अवेल करना चाहते हैं, तो वो आपको मज़ीद जो है ब्रीफ कर देंगे और जो रिक्वायरमेंट होगी और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, यही डॉक्यूमेंट्स वो आपसे रिक्वायर्ड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके चले जाएँ, तो वहाँ आप अपने फॉर्म सबमिट करा दें और फॉर्म को साइन कर दें और बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें, तो आपका लोन अप्लाई हो जाएगा और 10 से 12 वर्किंग डे के अंदर डिसबर्स भी हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से जो भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।